गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में जंतु जगत के वर्गीकरण में समस्त जंतुओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम भाग प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आद्य, जोआ का अर्थ होता है जंतु। प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में निवास करने वाले होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं। इनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्म आवर्धन क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होती है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम इस संघ के जंतुओं को एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा था सन 1673 ईस्वी में। कब देखा था? 1673 ईस्वी में। इसके उपरांत सन 1820 ईस्वी में इन्हें प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफस ने। गोल्डफस ने इस संघ के जंतुओं को प्रोटोजोआ नाम दिया था। प्रोटोजोआ संघ के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? यह जंतु एक कोशिकीय होते हैं, इनका आकार अनियमित होता है और यह अपनी समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका में पूरा करते हैं, अर्थात श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इनके जो कोशिका होती है उसी में कूटपाद पाए जाते हैं। जो बाह्य त्वचा होती है विभिन्न संरचनाएं बना लेती है और उन संरचनाओं को कूटपाद कहते हैं। इन्हीं कूटपादों के माध्यम से ये भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। भोजन को प्राप्त करके ये भोजन इनकी खाद्यधानी यानी खाद्य रिक्तिका में संचित होता है। जाकर खाद्य रिक्तिका में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इन विकरों के द्वारा ही, इन एंजाइम्स के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है, इनको पोषण प्राप्त होता है। अमीबा में पोषण प्राप्त करने की जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पोषण को प्राप्त करने की क्रिया अमीबा में एंडोसाइटोसिस कहलाती है। और ये भोजन ये कूटपादों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। कूटपाद ये प्रवर्त जो होते हैं कि कूटपाद कहलाते हैं, इनके द्वारा इनके प्रचलन भी होता है। और इस संघ में लगभग वही जंतु आते हैं जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं और आद्य जीव हैं, जिनका मतलब सर्वप्रथम उदय हुआ था पृथ्वी पर। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले आने वाले जंतु प्रोटोजोआ संघ के ही सदस्य थे। प्रोटोजोआ संघ के सदस्य के लक्षण भी आपने जान लिए। अब प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं उदाहरण के स्वरूप में? पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है यूग्लिना। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस में अमीबा इसके वंश का नाम है और जो प्रोटियस है वो इसकी जाति का नाम है। प्रत्येक जीव के या प्रत्येक जंतु के जो नाम होते हैं वो दो भागों में मिलकर के बने होते हैं। प्रथम नाम उसके वंश का होता है और द्वितीय नाम उसकी जाति का होता है। तो अमीबा वंश का नाम हो गया और दूसरा जो नाम है वो उसकी जाति का हो गया। ठीक। और इसमें जो पाया जाने वाला जंतु है यूग्लिना। यूग्लिना जो है पादपों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी है। संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? प्रश्न ये उठता है, संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? संयोजी कड़ी वह जीव जिनमें दो संघों के या दो जगतों के लक्षण विद्यमान होते हैं, अर्थात वो दो संघ के सदस्यों के साथ समानता दिखाते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाते हैं संयोजी कड़ी। तो यूग्लिना किसके बीच की संयोजी कड़ी होता है? जंतुओं और पादपों के बीच की। इसी प्रकार वायरस यानी विषाणु किसके बीच की संयोजी कड़ी होता है? तो विषाणु होता है सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजी कड़ी। तो आज हमने जाना प्रोटोजोआ संघ के जितने भी सदस्य होते हैं इनको प्रोटोजोआ में क्यों रखा गया है। तो इनके अभिलक्षणों के कारण, इनमें पाए जाने वाले
लक्षणों के कारण कि ये समस्त जीव सूक्ष्म होते हैं, इनका आकार अनियमित होता है, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अर्थात ऐसे जंतु जो इन लक्षणों को धारण करते हैं वो संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, आद्य जीव कहलाते हैं, जिनकी समस्त जैविक क्रियाएं, चाहे पोषण हो, चाहे पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे समन्वयन हो, समस्त क्रियाएं कहाँ होती हैं? एक ही कोशिका में होती हैं। अर्थात ऐसे जीव प्रोटोजोआ संघ के सदस्य कहलाते हैं। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? फिर से एक बार, गोल्डफस ने। कब दिया था? सन 1820 ईस्वी में। प्रोटोजोआ संघ नाम जो दिया था वो दिया था किसने? गोल्डफस ने। और इस संघ के जंतुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब देखा था? सन 1673 ईस्वी में। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ये किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? अवलवणीय जलों में पाए जाते हैं, तालाबों में, पोखरों में, नदियों में कतिपय देखे जा सकते हैं। आप वहां का जल ला करके, ठीक, और जल ला करके इसकी स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड बना करके सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको इसकी संरचना देखने को मिलेगी। ठीक, अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में कुछ परजीवी भी होते हैं। अमीबा का एक परजीवी जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये मानव की आंत में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ परजीवी होता है जो मानव में अमीबीय पेचिस नामक रोग फैलाता है या रोग उत्पन्न करता है। ये तो बात हो गई प्रोटोजोआ संघ की। ठीक, अब इसके बाद में आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ में वह जंतु आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय अर्थात जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो मेटाजोआ के अंतर्गत रखे गए हैं। और ऐसे जीवों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ठीक, मेटाजोआ को 2 भागों में बांट दिया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? प्रथम भाग हो जाता है इसमें, जो मेटाजोआ होता है उसका प्रथम भाग कहलाता है पोरीफेरा। क्या कहलाता है? पोरीफेरा। ठीक, पोरीफेरा के अंतर्गत ये समस्त अकशेरुकीय जीव आते हैं पोरीफेरा। फिर इसी में यानी में इसके 2 भाग हो जाते हैं, यूमेटाजोआ और मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में सारे अकशेरुकीय संघों को रख दिया गया, एक तरफ अकशेरुकीय और दूसरी तरफ कशेरुकीय। मेटाजोआ के 2 संघ हो गए। अर्थात बहुकोशिकीय संरचना वाले 2 प्रकार के ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जिनमें अकशेरुकीय, जिनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है। अर्थात किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु कॉर्डेटा उपस्थित नहीं रहती है, इज नॉट प्रेजेंट कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी कशेरुक दंड। ठीक, नोटोकार्ड कहते हैं, पृष्ठरज्जु कहते हैं हिंदी में। तो जिनके जीवन की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकीय प्राणी कहा जाता है। और समस्त अकशेरुकीय प्राणियों को एक अलग स्थान दिया गया है मेटाजोआ के ही अलग प्रभाग में। तो इनको जो है अलग अलग संघों में डिवाइड कर दिया गया। वो संघ कौन कौन से हैं उनके नाम हम बताते हैं। हमने पहले भी जो है एक लिंक भेजी थी, उसमें दिया था, और उसी का हम जो है आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं। तो पहला होता है पोरीफेरा, दूसरा होता है आपका सिलेंट्रेटा, तीसरा आपका होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा आपका होता है एस्केलहेल्मिन्थीज, पांचवा होता है आपका एनिलिडा। एनिलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा आता है, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का आता है, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा आता है, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। हम बोर्ड में लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आज जो है मार्कर नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा सा और समय बीतेगा तो मार्कर जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, मिला नहीं है किसी कारणवश, तो जो पुराना था वो चल नहीं रहा था इसलिए गड़बड़ हुआ है। लेकिन हम आपको फिर भी वीडियो के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे थे हम प्रोटोजोआ में विशेषताएं बताई गई आपको। अब हम अकशेरुकी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा होता है इसका भाग मेटाजोआ का कशेरुकी प्राणी कार्डेटा, उसके भी भाग किए गए। कार्डेटा के 2 भाग किए गए, एक जो कपाल पाए जाते थे और एक जो कपाल नहीं पाए जाते थे। जिनमें कपाल नहीं पाए जाते थे उनको एक्रेनिएटा या क्रेनिएटा कहा गया। जिनको जो है कपाल नहीं पाए जाते थे उनको एक्रेनिएटा कहा गया।
और जिनमें कपाल पाए जाते थे उनको क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा कहा गया। जिनमें कपाल पाए जाते थे उन्हें वर्टिब्रेटा, जिनमें नहीं पाए जाते थे उन्हें एक्रेनिएटा, और जिनमें पाए जाते थे क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा। तो कपाल जिनमें नहीं पाए जाते थे ऐसे जंतुओं को क्या कह दिया गया, एक्रेनिएटा। ठीक है, बिना कपाल गुहा वाले जंतुओं को, जिनमें पाया जाता था उनको वर्टिब्रेटा। और फिर वर्टिब्रेटा को भी अन्य भागों में डिवाइड कर दिया गया, अन्य उपसंघों में डिवाइड कर दिया गया। संघ को कार्डेटा हो गया संघ, उपसंघ हो गए। उपसंघ को जो है डिवाइड किया गया एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में। ठीक, एग्नेथा के अंतर्गत आपके जो है जंतु आते हैं, लेकिन अब वो इस विलुप्त हैं, पाए नहीं जाते, तो उनकी चर्चा थोड़ा सा नहीं करेंगे, शायद हमने लिख भी दिया था। और उसमें फिर उसके बाद में उसको बांटा गया दो भागों में, नेथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में। एक था महावर्ग फर्स्ट जिसके अंतर्गत मछलियां आती हैं, दूसरा था महावर्ग सेकेंड जिसके अंतर्गत टेट्रापोडा आते हैं। ठीक है, तो एग्नेथा में पेट्रामाइजान आता है, ध्यान रखेंगे, जो जंतुओं से चिपक करके रहता है, तो इस साइक्लोस्टोमेटा वर्ग कहते हैं उसको, तो उसको भी ध्यान देंगे, हमने लिखाया भी होगा साइक्लोस्टोमेटा, उसमें पेट्रामाइजान नामक जंतु आता है। इधर हमने बताया कि मत्स्य वर्ग में 3 प्रकार की मछलियां आती हैं, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिकुथीज और आस्टिगोकुथीज। फिर से प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिकुथीज, आस्टिगोकुथीज, ध्यान से सुनेंगे ना, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिकुथीज और आस्टिगोकुथीज। और जो दूसरा होता है टेट्रापोडा यानी चतुष्पाद, इसको पुनः 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? तो वो 4 वर्ग हैं आपके एम्फीबिया, जिसे हम उभयचर कहते हैं। दूसरा आपका आता है एम्फीबिया के बाद में, उभयचर के बाद में आपका आता है रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग, और तीसरा आपका आता है सरीसृप के बाद एबीज यानी पक्षी वर्ग, और चौथा आपका आता है मेमेलिया अर्थात स्तनधारी वर्ग। इन सभी का अध्ययन बारी बारी से हमें करना है। तो हमने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया, इसके बाद में हम चलते हैं अकशेरुकी संघों के बारे में, अकशेरुकी जंतुओं के संघों के बारे में। तो सबसे पहला संघ आता है पोरीफेरा। मेटाजोन सबसे पहला अकशेरुकी में कौन आता है? पोरीफेरा। पोरी अर्थात छिद्र, फेरा अर्थात धारण करने वाले, ऐसे जंतु जिनके मुख्य विशेषता है नाल तंत्र प्रणाली का पाया जाना। इन संघ के जंतुओं में नाल तंत्र प्रणाली पाई जाती है और इसलिए इनके संपूर्ण शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इनके संपूर्ण शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र, जो इनकी विशेषता होती है। अर्थात पोरी पोरस से है और फेरा, ठीक है ना, अर्थात धारण करने वाले। ये ग्रीक भाषा का शब्द है पोरीफेरा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोरस और फेरा। पोरस का अर्थ है छिद्र, फेरस का है धारी, अर्थात छिद्र को धारण करने वाले जंतु पोरीफेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इस पहली बात तो विशेषता यही हो गई, इस संघ के जंतु बहुकोषकी होते हैं। पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं बहुकोषकी, उसमें एक कोष की और इसमें बहुकोषकी, ठीक है। इनका शरीर यानी 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है, ये बात हो गई। और इनमें जो द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। सममित क्या होती है? जब किसी भी, आपने पढ़ी होगी सिमेट्री मैथमेटिक्स में, जब किसी भी आकृति को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं सममित। अगर किसी आकृति को बराबर बराबर भागों में बांटा ही नहीं जा सकता तो उसे कहते हैं असममिति। क्या कहते हैं? असममिति। और अगर बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसके समान पार्ट्स डिवाइड किए जा सकते हैं, कोई भी आकृति डिवाइजिबल इन सेम पार्ट्स, मतलब बिल्कुल बराबर बराबर भाग किए जा सकते हो, तो उसको कहते हैं सममिति। सममित भी कई प्रकार की होती है। द्विपार्श्व सममित, अगर किसी भी व्यक्ति के 2 बराबर बराबर भाग किए जाए पूरे शरीर के, सेम टू सेम पार्ट्स, दोनों में समान समान जो है भाग उपस्थित हो, समान समान स्थान उपस्थित हो, तो उसे कहेंगे द्विपार्श्व सममित। जैसे मनुष्य में द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। अगर इसको जो है डिवाइड करो तो 2 भागों में, ऐसे 2 भाग आप बना लोगे जिसमें सारे इसके अंग 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही तो पोरीफेरा के जो संघ के जंतु होते हैं उनमें हमने बताया था अनियमित आकार होता है। अनियमित आकार के कारण असममित होगा, निश्चित है, उसमें कोई सममित नहीं पाई जाएगी। इसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो 2 बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाता है। जो पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरी इनकी प्रकृति होती है स्पंजी होते हैं। स्पंज का मतलब क्या होता है? स्पंज, जैसे कि आप लोगों ने रातों में रसगुल्ले खाए होंगे सफेद वाले,
तो सफेद वाले रसगुल्ले में चाशनी होती है, अगर उसको जो है हाथ से पकड़कर प्रेस करो, प्रेस करने पर जो उसकी मतलब चाशनी होती है वो उस पात्र में चली जाती है और पुनः जो है देखने पर वो कैसा लगेगा, वो संकुचित हो जाएगा। संकुचित हो जाने पर हम पुनः उसको चाशनी में उस पात्र में डाल दें तो क्या होगा, वह अपनी स्थिति को दोबारा धारण कर लेगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, केशिकात्व के कारण। उसमें छोटे छोटे से जो केशिकाएं होती हैं वो पुनः चाशनी को एकत्रित करके उसके अंदर भर देती हैं, जिसके कारण वो पुनः जो अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यही इनमें भी होता है, क्योंकि पूरे शरीर में छिद्र होते हैं और जो सारे छिद्र होते हैं वो एक स्थान पर आकर के मिलते हैं, तो वहां पर एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंजी गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंजी गुहा। मैंने कहा था पहले ही कि संघ के जंतुओं में नाल तंत्र प्रणाली एक जो है मुख्य विशेषता होती है, नलिकाएं मिली होती हैं आपस में, तो वो जो है एक मुख्य गुहा में लेकर के जाती हैं जिसे स्पंजी गुहा कहते हैं। और स्पंजी गुहा का जो मुख्य द्वार होता है उसको आस्कुलम कहते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को ऑस्ट्रिया कहा जाता है। जो मुख्य द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, आस्कुलम कहते हैं। पोरीफेरा संघ के सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके बारे में। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्रों में इनका निवास स्थान होता है और किसी चट्टान से चिपके हुए पाए जाते हैं, किसी चट्टान से चिपके हुए, इनके लिए आधार की आवश्यकता होती है, किसी चट्टान से चिपके हुए पाए जाते हैं और जल के द्वारा ही अपने सारे घुले हुए अवस्था में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों को किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, जल के द्वारा। ठीक है, और फिर होता क्या है कि इनकी देह भित्ति में उपस्थित एक नाल प्रणाली में जाकर के खुलती है, बता ही दिया है, और इसे स्पंज गुहा कहा जाता है। देह भित्ति की कोशिकाएं जो होती है दो स्तरों में बटी होती हैं। एक इसकी जो ऊपरी कला होती है वो डर्मल उपकला तथा भीतर की जो कला होती है वो जठरी उपकला कहलाती है। जो ऊपर वाली कला होती है वो डर्मल उपकला कहलाती है, जो भीतरी होती है वो जठर उपकला कहलाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण है आपका साइकान हो गया, ठीक है, यूस्पॉन्जिया हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ल्यूकोसोलेनिया की कॉलोनी हो गई, ये इसके उदाहरण है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। संघ प्रोटोजुआ, संघ पोरीफेरा, जन जगत का समस्त वर्गीकरण और इसकी पिक मैं डाल दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।